Hello and welcome back to my channel. I am Pratiksha Tripathi, Deputy Collector 2022 batch. Today's topic is the full strategy for UPPCS 2024. मेरे पास कई सारे कमेंट्स, पर्सनल मैसेजेस, मेल्स आ रहे थे कि मैम UPPCS 2024 की शुरुआत करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बताइए, क्या प्लान होना चाहिए पूरे साल का। तो मुझे पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन चूँकि कार्य की व्यस्तता की वजह से रेगुलर वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। तो मैंने कोशिश किया है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाऊं। और स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। ये ओवरऑल मोटा मोटा प्लान ऑफ वर्क है। आप इससे अपने अकॉर्डिंग इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ एक रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आज 15 जून से 15 मई तक का टाइम लेके चलते हैं। एक साल का आपके पास टाइम है और 15 मई नेक्स्ट प्रीलिम्स की टेंटेटिव डेट हो सकती है, बट अभी के लिए आप मानिए कि आपके पास ओवरऑल एक साल है। एक साल इनफ है प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगी। पहले पार्ट में फर्स्ट फेज में जो 15 जून से 31 दिसंबर तक का, 1 जून से 1 जनवरी से फिर 15 मई तक का। ये जो स्ट्रैटेजी होगी, ये कोई भी न्यू एस्पिरेंट है, तैयारी शुरू करना चाह रहा है, उसके लिए भी हेल्पफुल है, या फिर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, जिन्होंने पहले भी दिया हुआ है और आगे देने का प्लान है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक, पहले ये 24 की स्ट्रैटेजी बताने के पहले एक चीज़ मैं कहूँगी, कुछ थंब रूल हैं जिनको आपको नोट करके रखना है और सबसे पहले फॉलो करना है, फिर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। पहला रूल ये है कि अपने पास UPPCS का जो सिलेबस अपडेटेड आया है वो हर हाल में उसको रखें। मैं तो कहूँगी कि उसको आप क्रैम कर लीजिए, अगर याद कर पाते हैं तो वर्ड बाय वर्ड आपको सिलेबस याद होना चाहिए। बिफोर गोइंग इनटू एनी बुक और न्यूज़पेपर और एनी बुकलेट, यू मस्ट हैव योर UPPCS अपडेटेड सिलेबस। ओके, इसको हार्ड कॉपी में रखिएगा, कंजूसी मत करिएगा कि हार्ड कॉपी नहीं निकलवाएंगे। हार्ड कॉपी में 1-2 प्रतियाँ निकाल के रखिए। एक अपने जो भी स्टडी टेबल है उसके पास चिपका लीजिए, एक अपने बैग में रखिए। जब भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में, क्लास में या कहीं भी, तो उसको हमेशा आपको गो थ्रू होना है। प्रीलिम्स और मेंस के जो PYQs हैं, PYQ एटलीस्ट आपके पास 10 ईयर के होने चाहिए। और प्रीलिम्स के बेसिस पे मैं कहूँगी कि 15 ईयर आप रख सकते हैं। और मेंस में जो 2018 से 2022 तक के जितने भी PYQs हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ये अगेन हार्ड कॉपी में आपके पास होने चाहिए। तीसरी बात है कि बेसिक बुक्स और आपके पास जो मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो होना चाहिए। बेसिक बुक्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। उसके बाहर बुक्स आपको लेने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट बुक लेना, ये मटेरियल कलेक्ट करना नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर हो और आपके पास 200-250 शब्द में लिखने के लिए कंटेंट हो। तो एक बार मटेरियल को फाइनलाइज कर लीजिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, और अपने पास बेसिक बुक्स रखिए, फाइनलाइज योर मटेरियल। एक चीज़ और कहूँगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बी फ्री फ्रॉम योर रिजल्ट्स, कि मेरा PT हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंस होगा कि नहीं होगा, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये जितने भी नेगेटिविटी है जो कि रिज़ल्ट से ओरिएंटेड होती है, इससे फ्री रहिए। आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएँ। अगर ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें याद होना चाहिए। पॉलिटी का हम प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं तो हमको प्रीएम्बल का ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में फोकस सिर्फ इस चीज़ पे रखना है कि बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली जंप इनटू द रिजल्ट्स की हम पास होंगे कि नहीं होंगे, अपने ऊपर ही शक करना, ये सब चीज़ें मत करिए। थोड़ा सा मैच्योर एस्पिरेंट बनने की कोशिश करिए। ठीक, और एक चीज़ और कि टू डू लिस्ट अपनी बनाइए। एक मंथली बनाइए, फिर वीकली, फिर डेली, और ईयरली तो मैंने आपको बता ही दिया है, बताऊंगी आगे वीडियो में कि कैसे क्या करना है। तो टू डू लिस्ट अपनी रखिए। फिर कंसिस्टेंट रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास पैशन भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके अंदर
थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और आपके पास एनर्जी बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये जर्नी आपके लिए नहीं बनी है। कंसिस्टेंट रहिए, हर दिन पढ़िए। भले ही कोई कोई दिन है जिसमें आप 2 से 3 घंटा पढ़ पाते हैं, 1 घंटा पढ़ पाते हैं, लेकिन कोई भी दिन ब्लॉक डे नहीं होना चाहिए, ज़ीरो डे नहीं होना चाहिए आपकी थ्रू आउट द ईयर में। ये चीज़ नोट करके रखना, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने फ़ील की इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब शुरू करते हैं कि मेन स्ट्रैटेजी आपकी कि क्या करना है 15 जून से अगले 15 मई तक। तो फर्स्ट फेज 15 जून से 31 दिसंबर तक का है। ये मेंस स्पेसिफिक होता है। पहले मेंस स्पेसिफिक पढ़ो और प्रीलिम्स और मेंस कंबाइन भी पढ़ो। 1 जनवरी से 15 मई तक जो आपको पढ़ना है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल बहुत डाइसी हो चुका है, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो चाहे यूपीएससी की। तो थोड़ा 4 से 5 महीने प्रीलिम्स को देना मस्ट है। तो 15 जून से 31 दिसंबर के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, मैंने इधर कुछ बताया है। तो 15 जून से 30 जून तक का लगभग 15 दिन में आपको एंशिएंट ख़त्म करनी है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो मैं ऑर्डर बता रही हूँ ज़रूरी नहीं आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना है। आपको अगर कंफर्ट है तो पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री बाद में पढ़ लीजिए। बस टारगेट ये होना चाहिए, जितना मैंने ओवरऑल डेज बताए हैं तो 10 से 15 दिन इनफ हैं, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। चाहे आप इस शेड्यूल को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले हिस्ट्री से शुरुआत करें। जो लोग कंफर्ट हैं वो हिस्ट्री से करें, नहीं है तो पॉलिटी से करें। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर 15 दिन एंशिएंट को देना है तो 15 दिन ही दीजिएगा, ठीक। तो शुरुआत आप एंशिएंट से कर सकते हैं। एंशिएंट के लिए ये रामचरण शर्मा की बुक है, प्रारंभिक भारत का परिचय, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख लीजिए। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या होगा? पढ़ने का तरीका ये होगा कि सपोज़ आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्या करना है कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आपके पास मेंस के क्वेश्चन आंसर हैं और प्रीलिम्स के हैं, तो आप मेंस का क्वेश्चन आंसर खोलिए और देखिए जा कर के पलट के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए हैं, कैसे आए हैं तो उनको सोचिए कि पढ़ने के बाद क्या आप क्या लिखते हैं। फिर जब मेंस का आप कर लें तो प्रीलिम्स पे जाइए, और प्रीलिम्स में बेस्ट रहेगा कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। इसमें तीनों कंबाइंड रहते हैं भारतीय इतिहास में। आप एंशिएंट का सेक्शन खोलिए, उस सेक्शन में जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन खोलिए, उसमें जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कवर अ टॉपिक थॉरली। एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि केवल पहली टाइम जब आप पढ़ रहे हो किसी भी बुक को तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। आप हाइलाइटर लीजिए और उसको रीड करते जाइए एज सुन एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करें। नोट मेकिंग का जो प्रोसीजर होगा वो मैं आगे बताऊंगी, वो सेकेंड टाइम में करना है। फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट्स नहीं बनाइए, सिर्फ बुक लीजिए और हाइलाइटर लीजिए, पढ़ते जाइए, और इसके साथ मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ इसको सफाइस करते रहिए। 30 जून के ख़त्म होने के बाद आप 1 जुलाई पे आइए। 1 जुलाई से 10 जुलाई, 10 दिन में आप मेडाइवल हिस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं। ये सतीश चंद्र की बुक है, आप इसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और सेम यहाँ भी करना है, मेंस के क्वेश्चन आंसर और घटना चक्र का प्रीलिम्स आपको सफाइस करना है और देखना है कि क्या क्या आते हैं। ये पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है। फिर 11 जुलाई से 30 जुलाई तक आप 20 दिन का जो टाइम फ्रेम लेके चलिए मॉडर्न इंडिया के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरी हिस्ट्री में, तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करिए। उसको मेंस के क्वेश्चन आंसर के साथ सफाइस करिए, और प्रीलिम्स के लिए आप अगेन घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाइए और देखिए कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कोशिश करिए कि जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है इसको आप 20 डेज़ में ख़त्म कर दीजिए, ठीक। अगला जुलाई ख़त्म हो गई, फिर आते हैं अगस्त पे। तो 1 अगस्त से 5 अगस्त आप 5 दिन के अंदर आर्ट एंड कल्चर की ये पतली सी बुक आती है फाइन आर्ट्स की, आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, कवर टू कवर आपको पढ़ना चाहिए। बहुत थॉरली लिखी गई, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसके साथ नितिन सिंघानिया सर की बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, इसको आप रखिए, बट एज अ रेफरेंस रखिए। इसको कवर टू कवर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको एज अ रेफरेंस रखिए कि कभी डांस पढ़ लिया इससे, कभी म्यूज़िक का कुछ पढ़ लिया। इसमें बुद्ध जैन ये सब दिए हुए हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, बट एज अ रेफरेंस। फुल रीडिंग सिर्फ इसकी करनी है। और अगर कोई क्लास नोट्स मिल जाते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। सेम मेंस के क्वेश्चन आंसर यहाँ भी देख लीजिए, और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नितिन सिंघानिया सर की बुक में हर चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं।
फिर 6 अगस्त से 10 अगस्त की बात करते हैं तो ये 5 दिन में आप वर्ड हिस्ट्री ख़त्म करिए। वर्ड हिस्ट्री में कोशिश करिए कि विज़न के नोट्स आप मार्केट से लीजिए, वो सफिशिएंट हैं, उनको आप पढ़ जाइए 5 दिन में। और चूँकि आपने अगस्त तक मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री सब पढ़ ली है, तो साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो अपना रिवीजन और मेंस आंसर राइटिंग। ये स्टेज है जब आपने थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, अब यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग करना है। क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं? क्वेश्चन वही जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी मॉडर्न इंडिया में या फिर हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, वही क्वेश्चन उठाइए। 2 या 3 क्वेश्चन आप डेली लिखना शुरू करिए धीरे धीरे, ठीक। फिर 11 अगस्त से 15 अगस्त 5 दिन का टाइम है। इसमें आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक, विज़न के नोट्स आते हैं सफिशिएंट और रहेंगे। पतली सी बुकलेट आती है, उसको आप पढ़ के हाईलाइट करके रख लीजिए। एक काम और है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऐसा कोई बुक मुझे नहीं लगता है पढ़नी चाहिए, बट एक सीरियल आता है उस पर यूट्यूब पे, प्रधानमंत्री सीरीज़ करके आप डालेंगे तो कुछ इस टाइप में मिलेगा। इसको आप देखिए, ये जितने भी इसके एपिसोड्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और समझ विकसित होती है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ। तो ये कभी कभार बहुत ही नॉलेजफुल रहता है, जो एग्ज़ाम में लिखने के काम आता। बाकी विज़न के नोट्स सफिशिएंट हैं। अब 16 अगस्त से 30 अगस्त 15 दिन के में टाइम में आप एथिक्स कर सकते हैं। अच्छा, एथिक्स के लिए कहाँ से लेना है? तो लेक्सिकन को एज अ रेफरेंस आप खरीदिए। और इसका GS 4 का पेपर का आता है घटना चक्र का, इसको आप एथिक्स के लिए कर सकते हैं। बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल रहेगा। इस बुकलेट को आप कवर टू कवर पढ़िए और कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करिए, जैसे इंटीग्रिटी क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, ये सब इसमें दिया हुआ है विद एग्जाम्पल। इसको आप 15 दिन में फिनिश कर दीजिए। रेफरेंस के रूप में जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा समझना है तो लेक्सिकन की बुक खोली, उससे इंटीग्रिटी का आपने देख लिया, लेकिन लेक्सिकन कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, ठीक। एथिक्स यहाँ पे कवर कर लेंगे तो जब प्रीलिम्स देने के बाद आपकी स्टेज मेंस की आती है तब वहाँ पे आपको बहुत आसान पड़ेगा एथिक्स पढ़ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो बाय द एंड ऑफ जून, जुलाई, अगस्त आपके 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। 2 टॉपिक हिस्ट्री एंड एथिक्स। हिस्ट्री भी आपने एक्सटेंसिवली कर ली है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स कर लिया है। ये मोर देन इनफ आपने किया काम में। अपने ऊपर आप गर्व करो, जो भी आप पढ़ते रहते हो। एकदम डिमोटिवेट मत होइए। मतलब बाइट बाय बाइट कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर करना है तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में उसको ख़त्म करिए। एक दिन आपको लगेगा कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है। और हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हुई तो आपका काम ये है कि हिस्ट्री का रिवीजन आपको साइड बाय साइड 1 से 2 घंटे चलाते रहना है। इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहले रिवीजन, फिर एंशिएंट, फिर मिडाइवल का करना, आर्ट एंड कल्चर का करना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर, फिर मेंस के क्वेश्चन आंसर, ये सब भी करते जाना, ठीक। अब आते हैं सितंबर में। तो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक 20 दिनों में आपको पॉलिटी ख़त्म करना है। पॉलिटी के लिए 20 दिन इनफ है अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। M लक्ष्मीकांत एक बुक आप रखिए और इसी को कई बार पढ़िए। फर्स्ट रीडिंग में हाइलाइटर लीजिए और इसको पढ़िए चुपचाप। मेंस के क्वेश्चन आंसर के साथ देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। घटना चक्र का पूर्वावलोकन रखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का। इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी साइड बाय साइड आप देखते जाइए। जो भी सपोज़ इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, सपोज़ करते हैं प्रियम्बल के PYQ गए, मेंस में देखे कोई आया तो ठीक, एनालाइज किया, नहीं आया तो फिर आप घटना चक्र खोलिए और प्रियम्बल जाइए। प्रियम्बल में जितने भी MCQs हैं आप उनको सॉल्व करिए। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि पॉलिटी पढ़ते टाइम या फिर हिस्ट्री पढ़ते टाइम आप सबको ना थोड़ा कनेक्टिंग टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। जैसे पॉलिटी का उदाहरण लें तो अगर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ आपको गवर्नर भी पढ़ लेना चाहिए। या फिर जब कोर्ट पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब एक साथ पढ़ना है। पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर सब पढ़ना है। ये एक तरीका होता है पढ़ने का है। और आप लोग कहेंगे तो डिटेल में मैं एक वीडियो भी लाऊंगी कि कैसे एक बुक को पढ़ना चाहिए। और साइड बाय साइड रिवीजन तो आपको जारी रखना है हिस्ट्री का, एथिक्स का
और 2 से 3 क्वेश्चन आप हिस्ट्री के ही लिखिए, अभी जो पढ़ लिया बस उसी का लिखिए। फिर जब आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी के भी लिखना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 अगर आप डेली लिखते जाएंगे तो मोर देन इनफ होंगे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड में धीरे धीरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ओके, नाउ कम टू 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक फिर से 20 दिन का टाइम स्पैन आपके लिए है। आप ज्योग्राफी ख़त्म करिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके लिए 4 बुक अगर आपने एनसीईआरटी की पढ़ ली है ना, इनफ है। 6 से 12 तक की ज़रूरी नहीं है पढ़ना। 4 बुक्स ये जो नीचे मैंने दिखाई हैं, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसके साथ ये एटलस आपको ख़रीदना है। एक बड़े से मैप इंडिया का ले लीजिए और वर्ल्ड का ले लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए। इसके साथ साथ एटलस रखना है। जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ें तुरंत लोकेट करें और उसको समझने का कोशिश करें कि कहाँ पे है। फिर ज्योग्राफी के 4 बुक पढ़ें। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं अगेन वही काम करना है कि मेंस में क्वेश्चन क्या आए हैं वो देखना है। फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन रखिए और इससे आप भूगोल के जो भी टॉपिक पढ़िए उसके क्वेश्चन भी देखते जाइए प्रीलिम्स के, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी में वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को डालिए, आगे यूपीएससी डालिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, जो भी आपको समझ में आता है अच्छे से आप उसको देख लीजिए तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक, फिर वही कि रिवाइज करते रहना है। ये जो अक्टूबर का आपको टाइम फ्रेम है 10 अक्टूबर तक, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इथिक्स ख़त्म कर लिए तो आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का रिवीजन 1 से 2 घंटा तो हर हाल में आपको जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, एक दिन पहले पढ़ा है, हर हाल में रिवीजन करना, वरना फिर भूल जाएंगे। तो ये पढ़ते रहना है। ठीक, फिर 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 15 दिन का टाइम है, तो ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट पढ़ें। यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि ज्योग्राफी जब पढ़ें तो ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट पढ़ें। भले ही आगे पीछे पढ़ें कि पॉलिटी के बाद नहीं, सबसे पहले ज्योग्राफी शुरू करते हैं, तो जैसे ही ज्योग्राफी पढ़ें उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ें। ये कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पे बुक अगेन ये आप दृष्टि की ले सकते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, या फिर शंकर आईएएस की ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगे। दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। इसमें भी कोई भी टॉपिक सबसे पहले पढ़िए, फिर उसका मेन से देखिए क्या क्वेश्चन आए हैं, एनालाइज करिए। प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र को देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड पे फोकस करिए। एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि इन्वायरमेंट में एक्चुअली मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो आपको करंट अफेयर अपडेट रखना है। लेकिन इसके पहले नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड कर लीजिए कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है। फिर इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैस है, प्रोड्यूसर्स के टाइप्स हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इससे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आराम से आप कर सकते हैं इसको। 15 दिन के अंदर हर हाल में ख़त्म करिए। अब पहुंच गए हैं हम 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के स्लॉट में। ये स्लॉट 5 दिन का है। इस 5 दिन में आपको जनरल साइंस पढ़नी है। जनरल साइंस के लिए 2 रिसोर्सेज मुझे लगता है इनफ हैं। एक लूसेंट का जीके लीजिए, इसमें सेक्शन जो साइंस का आता है बस उसको उठाइए। उसमें भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं। आप 5 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। साथ साथ साइंस की पूर्वावलोकन लीजिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं, और यहाँ से पीवाईक्यू। क्यों मैं पीवाईक्यू कह रही हूँ? ओनली क्योंकि मेंस से जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं आते मेंस में साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो आपको यहाँ से सिर्फ पीवाईक्यू करना है घटना चक्र के। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि 5 दिन इनफ है इतना पढ़ने के लिए। छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, उसमें भी बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रखिए और यहाँ से आप साइंस कवर कर लीजिए। अब हम नवंबर में पहुंच चुके हैं। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक विज़न की बुकलेट लीजिए। ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं, आप इनको पढ़िए। जैसे गवर्नेंस है, गवर्नेंस जब भी पढ़ें तो इथिक्स का जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स हैं गवर्नेंस के, उनसे ऐड करके उनको कनेक्ट करके पढ़िए। ये इथिक्स में आपको लेक्सिकन पे भी मिल जाएंगे, या फिर जो भी घटना चक्र की बुकलेट है इथिक्स की उसमें मिल जाएंगे। और विज़न की बुकलेट तो इनफ है। एक बार पढ़ जाइए कि गवर्नेंस होता क्या है, ई गवर्नेंस, फिर गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये वाले टॉपिक्स समझ अपनी विकसित करिए। इसी तरह से इंडियन सोसाइटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इन सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं, इन सब पे भी विज़न की बुकलेट आती है। कोई स्पेसिफिक बुक मुझे नहीं लगता यहाँ पे सफिशेंट है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और आप अगर इन सब को पढ़ें ना तो आराम से कर लेंगे। बाकी
करंट अफेयर बेसिस जैसे सिक्योरिटी के टॉपिक हैं, इसमें करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आपने विज़न बुकलेट पढ़ी है और बाद में मेंस के टाइम पे करंट अफेयर पढ़ा है तो इनफ है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेंस का क्वेश्चन यहाँ से एनालाइज करिए, चूँकि PYQ इम्पॉर्टेंट है नहीं इसके, तो आप मेंस का एनालाइज करिए और ट्राई करिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लिखने का डे वाइज। फिर 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक फिर से 20 दिन का स्लॉट रखिए। इस स्लॉट में आप इकोनॉमिक्स कवर करिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट भी पड़ जाता है और इकोनॉमिक्स थोड़ा करंट ओरिएंटेड भी है, इसलिए कोई यहाँ पे बुक बताना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। इससे थोड़ा सा आपको बेसिक आपकी फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाते हैं। इसके साथ कोई भी क्लास नोट जो आपको अच्छा लगता है ले सकते हैं मार्केट से। और मैंने तो कुमार अमित सर के नोट्स पढ़े थे, बहुत अच्छे हैं। लूसेंट वे में इन्होंने सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो इन्फ्लेशन है, GDP है, नेशनल इनकम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब समझ आ जाता है इनके नोट्स पढ़ के। तो आप इसको भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अदरवाइज़ आप कोई भी क्लास नोट चलेगा, जो भी आपको समझ में आता है। फिर मेंस का क्वेश्चन आंसर देखिए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए घटना चक्र का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आप चेक कर सकते हैं। 20 दिन में आपको इकोनॉमिक्स ख़त्म करनी है। अच्छा, यूनियन बजट, स्टेट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, ये ज़्यादा पार्ट है जहाँ से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये दिसंबर तक आएगा नहीं। फरवरी और मार्च ऑनवर्ड्स में जब आप एक बार फिर से रिवीजन करने जाएंगे तो वहाँ पे आप यूनियन बजट पढ़िए, स्टेट बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती वो पढ़िए और करंट अफेयर पढ़िए। इसमें भी जैसे स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जब नया फ्रेश आएगा फरवरी मार्च में अगले साल, तब पढ़िएगा। यूनियन बजट भी पढ़ना ज़रूरी। कुछ लोगों को लगता था कि पहले कि UP PCS में सिर्फ और सिर्फ स्टेट बजट से क्वेश्चन आएंगे। इस बार के प्रीलिम्स में देखिए यूनियन बजट से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इन दोनों बजट को पढ़ना है आपको। और इसकी समरी अवेलेबल, समरी भी पढ़ सकते हैं, वरना डायरेक्टली बजट स्पीच से पढ़िए। 20 से 25 पेज का रहता है, बहुत आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब लास्ट के 20 दिनों में जो 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आप UP स्पेशल के पेपर 5 और 6 पढ़िए। अच्छा, इसके लिए कोई भी 2 मार्केट में बुकलेट आ गई होंगी तब तक की, जो भी आपको समझ में आती है वो आप ले लीजिए, उनको पढ़ जाइए। और जो 2023 का पेपर होगा ना मेंस का, वो 5 और 6 का अवेलेबल होगा, वो ले लीजिए। उससे देखिए कि पेपर का सिलेबस क्या था, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और क्या ये बुकलेट सफिशिएंट है या नहीं, उनको पढ़िए, एनालाइज करिए क्वेश्चन पेपर। एक बार बुकलेट पढ़ जाइए, क्योंकि जब आप अगले साल पढ़ने मेंस के टाइम पे जाएंगे ना, तो आपको नया नहीं लगेगा, पढ़े होंगे, और ये 20 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह दिसंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। आपका काम क्या है, नोट मेकिंग एंड रिविज़न ओनली, बस ये काम बचे हुए हैं। तो आगे का प्लान ये है कि 1 जनवरी से 15 मई तक आपका क्या प्लान होना चाहिए। इसमें आपको प्रीलिम्स मोड में स्विच हो जाना है। कैसे, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री में, या फिर जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे, या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे, जो आपकी इच्छा, जैसे भी आप सुटेबल है ज्वाइन कर लीजिए। और मेंस का जो आप 2 या 3 आंसर राइटिंग लिखते थे वो आप बंद कर दीजिए। अब ये प्रीलिम्स के बाद शुरू होगा। फिर और क्या काम करना है, जितने भी आपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन अभी तक पढ़े हैं उनको रखिए सामने, PYQ लीजिए 10 से 15 साल के, रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। ढूंढिए कि अपने एरियाज़, जो वीक एरियाज़ कौन से हैं, उनको सर्च करिए, उन पे काम करिए। बजट आ चुका होगा फरवरी में, आप फरवरी में बजट पढ़िए, यूनियन बजट, स्टेट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और UP स्पेशल की बुकलेट आती है घटना चक्र की, या फिर कोई और जो आपको अच्छी लगती हो वो लीजिए। और अब ये UP स्पेशल आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, फैक्ट वाइज। ये इन सबको करते करते आपको एक काम और करना, जैसे पॉलिटी रिवाइज़ किया, चूँकि आपने 1 बार 2 बार पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ रखी है पहले वाले फेज़ में। अब क्या करना है, आपको कंसाइज नोट्स बनाने हैं। सब प्रियम्बल लिखा 1 पेज में, अब उसके छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जो भूल रहे हैं उनको लिख लीजिए और उसी को रिवाइज़ करते रहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर से एक नई बुक तैयार कर दें, मिनिमम से मिनिमम लिखने की कोशिश करिए। और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ उनको आप ही पढ़ सकें, आपकी ही भाषा में लिखे होने चाहिए, जितना भी शॉर्ट आप लिख सकते हैं।
साथ साथ में सी सैट की भी प्रैक्टिस करते रहिए। और सी सैट की प्रैक्टिस के लिए एक तो PYQ लगाइए, PYQ इम्पॉर्टेंट है। और जो उसकी हिंदी का है ना, तो हिंदी का या तो आपने मेंस की हिंदी के लिए बुकलेट ली होगी तो वहाँ से ही उसका ग्रामर तैयार कर लीजिए। नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं आप उतना कर लीजिए, मोर देन इनफ रहेगा सी सैट के लिए। एक काम और करना है कि अपना जो फोकस है ना, अब ये जनवरी के बाद से अब आप अपने को ना थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड बना दीजिए कि फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर पे रखना है। मंथली मैगज़ीन ले आइए, पर इसको पढ़िए। ईयरली मैगज़ीन आ चुकी होंगी, चाहे वो घटनासार हो या फिर घटना चक्र की हों या फिर दृष्टि की मैगज़ीन्स आती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको कंपाइलेशन मिलने लगेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने के। इसको करना शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। और 4 महीने आपने अगर करंट अफेयर को दे दिए, मोर देन इनफ है। एक और जो ऊपर मैंने लूसेंट जीके की बात बताई थी, वो आप अपने पास बुक रखिए। लास्ट टाइम पे क्या होता है, कभी कभी कुछ एंशियंट है, मिडाइवल है, कुछ कुछ इतना फैक्ट बेस्ड होता है जो रामशरण शर्मा या फिर सतीश चंद्रा की बुक में नहीं होता, वो यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लास्ट के दिनों में कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे जो भी फैक्ट वाइज कवर करने हैं वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये 1 जनवरी से 15 मई तक का प्लान इस तरह से आपका चलेगा पूरा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिविज़न पे ध्यान देना है। मॉक टेस्ट लाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, उनका एनालिसिस पढ़िए, फिर देखिए आपकी कमी कहाँ पे, किस एरिया में, फिर उस एरिया को पढ़िए और फिर से टेस्ट दीजिए। ये ऐसे जब साइकिल से आप करते रहेंगे, आपका निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे कि जो ये पूरी प्रिपरेशन, इसमें एसे और हिंदी, ये भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर हैं। बहुत ही मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है। इसमें थोड़ा सा भी काम किया तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 150 नंबर का एसे है। इसमें कुछ लोगों को तो 70-80 नंबर भी मिले हुए हैं और कुछ लोग इसमें 110 नंबर पाए हैं। ये बहुत बड़ा गैप बना देता है। इसके करने के लिए, इससे के लिए मैं ये कहूँगी कि दिसंबर तक, जब तक आपको मेंस के लिए पढ़ना है या मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हर हफ्ते संडे को आप रख लीजिए और हर संडे आप एक ऐसे ज़रूर लिखें। अब ये मत कहिएगा कि टॉपिक कहाँ से लाएं या फिर मेरा कंटेंट नहीं अवेलेबल है। आप चुपचाप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए एसे के, वहाँ से कोई रैंडम टॉपिक उठा लीजिए, चाहे वो थोड़ा फिलोसफिकल उठाइए या फिर कोई इकोनॉमी का टॉपिक है, कोई सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल रिलेशन का, या वाटर वाला, वाटर क्राइसिस पे है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे है, कोई भी है, सिंपल सा टॉपिक उठाइए जो आपको समझ में आता है। जितना भी आपको नॉलेज है उतना उसमें लिखने का प्रयास करिए। बस ज़रूरी क्या है कि आपको हर हफ्ते एक ऐसे लिखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन आपने कैसा लिखा, अच्छा नहीं लिखा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये सब बाद में देखा जाएगा प्रीलिम्स के बाद। अभी बस लिखने की हैबिट डालिए। और जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूँगी एसे के लिए। और ये जो आपको इस प्लान में करना है ये आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। बस अभी हर वीक में एक एसे। हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए कुछ इस पूरे प्लान, 1 साल के प्लान में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हिंदी इतनी है कि अगर आपने इस पे 10 से 15 दिन दे दिए ना डेडिकेटली, आप आराम से हिंदी में 105 प्लस लेकर के आओगे हर हाल में, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। तो इसके लिए आप वरी मत होइए, ये प्रीलिम्स की बात है। ये हो रहा आपका 1 साल का पूरा ओवरऑल प्लान। अब मैं ये बताऊंगी कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। डेली शेड्यूल, कुछ लोग पूछेंगे कि 10 से 15 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। कुछ लोग की एनर्जी स्टार्टिंग में बहुत हाई रहती है, फिर उनकी एनर्जी धीरे धीरे लो होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो 4-4 दिन पढ़ें ही ना। तो ऐसा नहीं करना है। एक कहावत है कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे चलता है वही रेस जीतता है। तो अपने को एक बहुत ही मतलब एक ऐसा शेड्यूल में रखिए जो पॉसिबल हो। 7 to 8 आवर्स अगर आपका डेली पढ़ने का प्लान है तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं, मनचाही पोस्ट भी पा सकते हैं। 7 to 8 आवर डेली प्लान। करना क्या है, एक टू डू लिस्ट बनाइए। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि टू डू लिस्ट सुबह जब उठेंगे तब टेबल पे बैठ के बनाएंगे। नहीं, मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले आप एक रफ टू डू लिस्ट बना के जाएं कि आज मैंने क्या कर लिया और कल मुझे क्या करना है। और जब कल आप शुरुआत करें प्रिपरेशन अगले दिन, तो आप वहीं से शुरुआत करें कि अच्छा कल मेरा ये चीज़ें कंप्लीट हो गई थी
ओके, अब मुझे यहाँ से शुरू करना है, तो एक कनेक्टिविटी रहती है। और आपको जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत अलग नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छा कल ये टॉपिक पढ़े थे और आज ये पढ़ना है। तो एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं डेली। 1 घंटा आप न्यूज़पेपर के लिए रखिए। अब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि न्यूज़पेपर हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैं हिंदी मीडियम हूँ, मैं द हिंदू नहीं पढ़ पाता। ये सब मैटर नहीं करता। अगर आप मैच्योर एस्पिरेंट हैं तो आप इसका हल ढूंढ लेंगे न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है, बस न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कोई भी पढ़िए। अगर आप हिंदी में कंफर्ट हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़िए। अगर आप इन दोनों को नहीं पढ़ पाते या फिर टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं, पेपर लेने भर के होता नहीं, 10 रुपये का पेपर आता, नहीं ले पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि पेपर पढ़ तो पाते नहीं, पूरा ख़रीदने का क्या मतलब है। तो जब ये सब चीज़ें अगर हैं कोई बात नहीं, आधे से 1 घंटे के एडिटोरियल्स आते हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख लीजिए। और कोई ऐप है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे दैनिक जागरण का है, भास्कर का है, या फिर कोई भी, तो आपको न्यूज़ मिलती रहे कि आखिर देश दुनिया में हो क्या रहा है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। एनालिसिस के अच्छा 1-2 फ़ायदे रहते हैं एडिटोरियल पढ़ने के, एनालिसिस सुनने के नहीं, एडिटोरियल पढ़ने के। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, थोड़ा आपका लिखने का तरीका भी अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ कई सारे मैंने हिंदी मीडियम के ऐसे बच्चों को देखा है कि वो वही लिखते हैं जो बोल रहे होते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने से लॉन्ग टर्म में ये सारे फ़ायदे होते हैं कि आपकी लेखन शैली, आपका व्यक्तित्व, आपका अवेयरनेस, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो सो गुड, नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप हताश निराश मत होइए। 1 घंटा आप दीजिए टाइम एडिटोरियल एनालिसिस को, समझिए, पढ़िए, कोशिश करिए कि आखिर चल क्या रहा है देश दुनिया में। नोट्स नहीं बनाने हैं, एक काम ये मतलब मत करना न्यूज़पेपर का पढ़े फिर नोट्स बनाए फिर एक नया बुक तैयार हो गया, ये सब मत करना। बस समझ अपनी विकसित करिए। और मैं सोच रही हूँ मैं एक ऑनलाइन रिसोर्सेज का वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं ये बताऊँ कि जैसे आप डेली किन किन ऐप को या चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जो करंट अफेयर रिलेटेड PYQs हैं, या फिर आप मॉक जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कर सकते हैं। तो वो सब मैं आगे का सोच रही हूँ। अभी के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस आप ऐसे कवर कर सकते हैं। फिर एक करना जो मेन काम है कि सब्जेक्ट रीडिंग करना है, जैसे भी आपको सूटेबल हो, जो मैंने ऊपर बताया है। 3-3 घंटे की शिफ्ट रखिए कि एक मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग की शिफ्ट है 3 घंटे, इसको निपटा दिया, फिर बीच में आपने न्यूज़पेपर का कुछ कर लिया 1 घंटा, थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो गया, फिर आपने फिर से एक 3 घंटे का सब्जेक्ट रीडिंग लगा दी, और फिर लास्ट में आपने क्या किया कि PYQ का एनालिसिस 1 से 1.5 घंटे कर लिया कि मेंस में कौन से क्वेश्चन आए, प्रीलिम्स में कौन से आए। और लास्ट में सोने जब आप बैठ जाते हैं उसके पहले 1 से 1.5 घंटा आपने पूरा दिन क्या पढ़ा उसको एक बार सोचिए, और कल क्या पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लीजिए। बस ख़त्म, इतना ही करना है। आपने अगर डेली तरीके से डेली बेसिस पे इतना काम किया तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। और रिज़ल्ट से फ्री रहिए, बस ये मानिए कि ये आपका जो शेड्यूल है ना, ये आपको हर हाल में पंक्चुअली फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। एक भी दिन आपको ब्लॉक डे नहीं होना चाहिए, किसी भी दिन, एट एनी केस। मैं जॉब में थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि ये दिन ब्लॉक डे हो गया। मैं ना ऑनलाइन पढ़ती थी कि ऑनलाइन अपनी हाज़िरी लगाने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, हाँ मैंने पढ़ाई की अपने मतलब दिल को सुकून दिलाने के लिए। चाहे मैं आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ पाऊँ, ऑनलाइन पढ़ूँ, नहीं बुक खोल पाए, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर थी। मुझे लगता था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, ये कोशिश करते रहे और एक दिन सिलेक्शन हो गया। आप लोग भी कोशिश करते रहिए, छोटे छोटे गोल्स बना के, निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये डेली शेड्यूल का बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि कोर सब्जेक्ट और कुछ पेरिफेरी पे सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको टैकल क्या करना है, कोर सब्जेक्ट को। कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। हर हाल में आपको इनको पढ़ना है, बार बार रिविज़न करना है। जो ये पेरिफेरी वाले हैं जैसे IR, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनको मेंस के टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स में इतने काम के नहीं हैं, तो इनको आप मेंस के अभी पढ़ के रख लीजिए।
एक दो बार रिवाइज़ कर लीजिए और बाद में जब प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद में आप इसको करेंगे तो आराम से डील कर सकते हैं। बट इन पाँचों को तो आपको कई कई बार पढ़ना है। अब मंत्रा क्या दूंगी मैं कि जो भी UPPCS 2024 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन में अगले साल का प्लान कर रहे हैं, मंत्रा क्या होगा? मंत्रा मैं ये दूंगी कि एक तो नंबर 1 कंसिस्टेंट रहें, हर हाल में कंसिस्टेंट रहें। आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, होली है, दिवाली है, कुछ मैटर नहीं करता। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आप नहीं 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, कोई नहीं, 3 घंटे पढ़िए। 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। प्रॉमिस करिए कि आप पूरे साल कंसिस्टेंट रहेंगे, नो मैटर कि आपके क्या भी इमरजेंसी आ गई, कोई मैटर नहीं करता। आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैंने कहा ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और खुद से अकाउंटेबिलिटी है आपकी सेल्फ। कोई डांटने नहीं आएगा, कोई क्लास नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, सिर्फ आप अपने को सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। दूसरा है पेशेंस बना के रखिए। कभी कभी हमने 20 दिन का टारगेट दिया पॉलिटी का, मान लो नहीं ख़त्म हुआ तो आप अपने को चिड़चिड़ाइए मत अपने ऊपर कि नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, 20 नहीं, चलो 21 दिन लगा दिया, कोई बात नहीं, कहीं इसको और एडजस्ट कर देना। तो पेशेंस रखिए। फिर परसिवरेंस रखिए। परसिवरेंस का मतलब है कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसके PYQ सॉल्व किए, फिर आप दोबारा फिर से PYQ पे आप भूल गए कि आपने क्या पढ़ा था। आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आप भूल रहे हो। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि मनचाही सफलता नहीं मिलती, हम बार बार गिर जाते हैं। हमारे प्लान्स, टू डू लिस्ट बनाई, 5 हमने चीज़ें रखी एक दिन में करने को, लेकिन 5 नहीं कर पाए, हम 3 ही कर पाए। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, परसिवर रखना। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये मत सोचना। ये सोचना कोई नहीं, 3 नहीं हो पाई, अगले बार हम कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो जब भी कोई असफलता हाथ लगे, तुरंत ये सोचना है कि इसको मैं सफलता में बदल के रहूँगा और मैं लगा रहूँगा। दृढ़ निश्चय अपना रखिए। अगला कि पॉजिटिविज़्म बनाए रखिए। पूरे 1 साल के दौरान आपको हर समय ये सोचना है कि अगले साल आप UPPCS क्लियर करेंगे, हर हाल में। नो मैटर कि पेपर कैसा है, नो मैटर वैकेंसी कितनी है, नो मैटर कि मुझे क्या हुआ, चोट लग गई या फिर मेरे कोई अदर इश्यूज़ XYZ आ गए। हर समय पॉजिटिव रहना है कि मैं इस साल UPPCS 2024 का जो एग्ज़ाम दूंगा उसको मैं क्लियर करूंगा। और अपने अंदर पैशन बना के रखिए। पैशन का मतलब कि पैशन एक फ्यूल की तरह काम करता है। पैशन यहाँ सिविल सर्विसेज में आने का आपका क्या एम था, किसकी सेवा करनी है, किस लिए आ रहे थे? पावर के लिए आ रहे थे, नाम के लिए आ रहे थे, या फिर सेवा करनी है, नेशन को गिव बैक देना है, या फिर किसी ने तुम्हें कभी नीचे गिराया, तुमसे कहा कि तुम नहीं हो पाएगा, तो अपने को साबित करना। ये सब बहुत सारे आपके एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ से आपको एनर्जी आती हो ये काम करने की, तो वो है आपका पैशन। तो पैशन रखिए, पॉजिटिविज़्म रखिए, परसिवियर रखिए, पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंस रहिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ये मंत्र आप पूरे 1 साल को फॉलो करना है और अगले साल आप जब प्रीलिम्स पास होंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तब कहीं ना कहीं आप मेरा नाम लेंगे कि मैम ने बताया था और मैंने उसको फॉलो किया और मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ। ठीक। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे कमेंट्स के थ्रू मिले, कुछ ईमेल के थ्रू आए, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए। इनको मैंने थोड़ा कंबाइन किया, हालांकि ऊपर के वीडियो में मैंने समझाया है, बट कुछ यहाँ पे भी हैं, उनको मैं बताती हूँ कि मीडियम क्या है होना चाहिए मैम प्रिपरेशन का। जो मैं 24 की तैयारी करने जा रहा हूँ इसको मैं किस मीडियम में दूँ, हिंदी, इंग्लिश या फिर बोथ? तो एक मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो UP बोर्ड रहा है या फिर आपने कभी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, हिंदी से भी बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। आप हिंदी मीडियम से पढ़िए, जिस मीडियम से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं आप उस मीडियम में पढ़िए और उस मीडियम में लिखिए। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है और लिखना इंग्लिश में है तब भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिए। UPPCS एक ऑप्शन और प्रोवाइड करता है बोथ का, मतलब वो कहते हैं कि पेपर 1 से लेकर पेपर 6 ऐसे के पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। कंडीशन ये है कि एक पेपर पूरा 20 क्वेश्चन आपको एक ही मीडियम में लिखने हैं। तो सपोज़ आपने पेपर 1
पेपर 2 पेपर 3 आपने हिंदी में लिख दिए। इथिक्स किसी को इंग्लिश में आती है तो इथिक्स का पेपर इंग्लिश में लिख दिया। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पूरा 1 से लेकर के 6 तक जो भी हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं और एसे का पेपर हिंदी में लिखते हैं। तो आप दोनों लैंग्वेज में भी आप स्विच कर सकते हो। पढ़ने में वही मीडियम रखिए जो मीडियम आपको सुटेबल लगता हो, जिस मीडियम से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होती है, जो आपको समझ में आता हो। कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना, वो आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आती है या फिर इंग्लिश में, जिस मीडियम में समझ में आती है आप वही मीडियम लीजिए। किसी को भी मतलब अंधभक्ति मत करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए कि किसी ने कहा कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं होते तो हिंदी मत लीजिए। नहीं, हर लैंग्वेज से सिलेक्शन होते हैं, बस आप उसमें एफिशिएंट होने चाहिए। हिंदी से अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। बोलचाल की भाषा को आप नहीं लिख सकते ना पेपर में, तो आप अपनी लैंग्वेज जो बोलने की है वो मत लिखिए, अच्छी सी लैंग्वेज लिखिए, आप हिंदी में पास होंगे। आप टॉपर्स की, हिंदी के टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करके देखिए कि वो किस हिसाब से लिख रहे हैं। तो ये लैंग्वेज का जो आपका दिक्कत थी वो मैंने आंसर कर दिया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन था, मैम कोचिंग करें या कोचिंग ना करें? कोचिंग करें तो ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें? तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि कोचिंग अगर आपको पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग कर लीजिए। दूसरा, आपके पास टाइम है, पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तब भी कोचिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास सपोज़ 1 साल का टाइम है, अगले साल आपने प्लान बनाया है कि UPPCS 2024 क्लियर करना है और अभी आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो कोई भी ऐसी कोचिंग होगी वो 1 से 1.5 साल कोर्स ख़त्म करने में लेती है। अब वो 1 से 1.5 साल में तो कोचिंग वाले कोर्स ख़त्म करेंगे, फिर आप अपना कोर्स कब ख़त्म करेंगे? सेल्फ स्टडी के लिए कब टाइम रहेगा? तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं कि 1 से 1.5 साल ये जो कोचिंग का टाइम देने के साथ साथ फिर आएंगे, फिर आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके अपनी सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से अच्छा है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ और जो भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आते हैं मैं या तो यूट्यूब के इतने सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं वहाँ से देख लूँ, 1-2 बार और पढ़ लूँ और इससे मैं कर सकता हूँ, तो कोचिंग मत ज्वाइन करिए। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि कर्ज लेकर के आप कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन की थी क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी ना तब इतना गाइडेंस नहीं था, ना मेरे पास था ना ही ऑनलाइन रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा गाइडेंस था, इसलिए मैंने गाइडेंस के रूप में कोचिंग ज्वाइन की। पर कोचिंग ने कहा कि 1 साल तक सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होते होते लगभग 1.5 से 2 साल लग गए। तो इस तरह का चूँकि मैं देख चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको अफोर्डेबल है और टाइम है तब कोचिंग ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ मत करिए। और ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर कोचिंग कोई ज्वाइन भी कर रहा है तो दोनों मीडियम अच्छे हैं, ऑनलाइन कर लीजिए या फिर ऑफलाइन कर लीजिए सूटेबिलिटी के हिसाब से। बाकी सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं कोचिंग, जैसे किसी को ज्योग्राफी बहुत टफ लगती है या फिर किसी को हिस्ट्री टफ लगती है, तो आप सब्जेक्ट वाइज कोचिंग अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको तो आप ऐसा करिए ना, आपका टाइम बर्बाद ना हो। बस हर हाल में आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम बर्बाद ना हो। 1 साल का टाइम है, इसी में आपको कोचिंग, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, नोट सब कुछ करना है। तो अगर अफोर्डेबल है, कर पा रहे हैं तो करिए, अगर नहीं है तो बिना कोचिंग के भी लाखों लोग के सिलेक्शन हुए हैं, आपका भी सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो सकता है। ठीक, फिर NCERT पढ़ें या NCERT ना पढ़ें, NCERT पढ़ें तो कौन सी NCERT पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो जैसे मैंने ऊपर के जो प्लान बताया उसमें मैंने बताया है कि ज्योग्राफी की NCERT आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। फाइन आर्ट की NCERT पढ़ सकते हैं, अच्छी है। इसके अलावा और भी NCERTs हैं जो आप फंडामेंटल अपने डेवलप करने के लिए पढ़ सकते हैं। पर अगर NCERT जैसे पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत से समझ नहीं पाओगे। बाकी सतीश चंद्र या फिर रामशरण शर्मा की बुक्स आपने पढ़ी, आपने NCERT नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी कभी NCERT हुआ करती थी और आज के टाइम में वो नए फॉर्मेट में आ गई है, नई NCERTs आ गई, तो आप NCERT नहीं भी पढ़ सकते तब भी आपका काम चलेगा। जो NCERT 4 ज्योग्राफी की बताई मैंने, एक इकनॉमी की बताई, एक फाइन आर्ट्स की बताई, इन्हीं 4-5 को अगर आप पढ़ते हैं इनफ है।
और बाकी जो रिसोर्सेज अदर मैंने जो रिसोर्सेज बताए हैं बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कंसाइज बताए हैं। ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिएगा कि सब कुछ पढ़ लेते हैं। 36 मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो 36 NCERTs ख़रीद के लाते हैं, 6 से 12 तक की ख़रीद के लाते हैं, और एट द एंड ऑफ पे क्या होता है कि ना उनको NCERT का कुछ मालूम होता है, ना ही उनको रेफरेंस बुक का। तो ऐसा मत करना। NCERT आप 11th और 12th की पढ़ रहे हैं, जो मैंने बताई वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ भी आपको लगता है कि और भी पढ़ना चाहिए तो NCERT स्पेसिफिक मैं एक वीडियो बना दूँगी। बाकी अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि जो मैंने बताया वो करिए, इनफ है इतनी NCERTs। हिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट आती हैं, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3 करके, उन पे मैं एक पिक्टोरियल वीडियो लेकर के आऊँगी, वो मैं बता दूँगी अगर। बट अभी के लिए सफिशिएंट है जो बताया है। ज़रूरी नहीं कि आप NCERT पढ़ना, ज़रूरी ये कि आपको सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होना चाहिए विद अंडरस्टैंडिंग, बस। एक चीज़ और था क्वेश्चन कि हाउ मैनी आवर्स, कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करना चाहिए, क्वालिटी पढ़ना, क्वांटिटी पढ़ना। तो फिर वही घंटे मैटर नहीं करते हैं। हर कोई टॉपर आपसे ये बात कह चुका होगा कि घंटे से मैटर नहीं करता है। 7 से 8 घंटे आप डेली पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं जो भी कहते हैं ना कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ पाएंगे आप, इफ़िशिएंसी ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन एक टाइम के बाद काम करना ही बंद कर देता है, तो इस पे मत जाइए। हाँ, कभी 7 से 8 घंटे पढ़ लिए, कभी इच्छा मन हुई ज़्यादा पढ़ने का तो 8 से 10 घंटे पढ़ लिए, कभी कभी कम हुआ तो 5 से 6 घंटे भी हो गए। तो मैंने जो 7 से 8 घंटे बताए वो एवरेज तौर पे आपको डेली एवरेज है। बट ऐसा नहीं है कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत करिएगा। क्वालिटी रखिएगा अपने पढ़ाई की, और घंटे मैटर नहीं करते हैं। मैंने जो इस बार का सिलेक्शन लिया है वो शायद 3 से 4 घंटे डेली निकाल के ही लिया है, क्योंकि जॉब के साथ थी और टायरिंग जॉब थी, उसमें एकदम टाइम नहीं मिलता था। सुबह 5 से लेकर के रात के 8 बजे तक बिज़ी रहते थे। उसके बाद आकर के बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी कि पढ़ने का मन नहीं करता था। 3 से 4 घंटे कैसे भी निकाले, सुबह शाम दोपहर करके, और फिर सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इसका उदाहरण हूँ कि घंटे मैटर नहीं करते हैं। सो इन द लास्ट मैं कहूँगी स्लो बट स्टडी विंस द रेस। और आप सबकी आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट है। 15 जून से ले करके 15 मई का जो मैंने पूरा आपको प्लान बताया है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम रिसोर्सेज रखिए और मैक्सिमम आउटपुट रखिए। ये स्ट्रैटेजी पूरी है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं उसका हर हाल में जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप सबको ऑल दी बेस्ट है। अच्छे तरीके से जो लोग भी UPPCS 2024 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ रहे थे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने एक्सटेंसिवली कोशिश की है कि मैं थॉरली सब कुछ बता पाऊँ इसमें, तो इसको फॉलो करिए। और कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की क्वेरी आती है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपका गाइडेंस करने के लिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ऑनेस्टली बताने के लिए। और इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, कोई आपके साथ हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ। बस लगे रहिए और अपने प्रति बहुत सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। मतलब आपको किसी को जवाब नहीं देना, माँ बाप को जवाब नहीं देना, टीचर को जवाब नहीं देना, खुद के प्रति जवाबदेही रखिए कि जब आप रात को बेड पे सोने जाते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, मैंने बहुत ऑनेस्टली पढ़ाई की और मैंने जो शेड्यूल बनाया है, जो प्लान बनाया है, जो इस प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने पढ़ाई की है। बस इतना आपके प्रति जो आपके अंदर जो है ना वो अगर आ जाएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर जो फियर है या फिर एंजाइटी है, डर लगना है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट है सबको मेरी तरफ से। स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन पूरी जोश से, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। ये जर्नी बहुत ही स्मूथ रहेगी और लगातार आप मतलब पढ़ते रहिए। बस कभी भी कितना भी मन करे ना कि नहीं आज पढ़ना है, तब भी 1 से 2 घंटा पढ़ लीजिए। कुछ नहीं करना तो कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं, एकदम ब्लैंक मत होना, वरना वो रिग्रेट होता रहता है। ए पेन ऑफ डिसिप्लिन या फिर पेन ऑफ रिग्रेट, तो ये आपकी चॉइस है कि आप पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना चाहते हैं या फिर पेन ऑफ रिग्रेट। ठीक, तो आप पढ़िए आराम से और मैं जल्दी ही एक नए वीडियो लेकर के
आऊँगी। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ओके बाय।